नमस्कार। स्वागत है आपको नई कहानी में। आज शांति जी उठी तो हर बार की तरह उन्होंने रसोई में जाकर चाय बनाई। यह उनकी एक पुरानी आदत थी। हर सुबह वह अपनी और अपने पति किशोर जी के लिए चाय बनाती और आवाज़ लगाती, आ जाइए जी, चाय बन गई है। फिर बालकनी में बैठकर दोनों पति पत्नी आराम से चाय पिया करते। लेकिन आज शांति जी ने सिर्फ एक कप चाय बनाई। चाय लेकर शांति जी बालकनी में आ ही रही थी कि उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी किशोर जी की तस्वीर पर पड़ी। दिल में एक तीखा सा दर्द उठा। तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। वह माला मानो 25 दिन पहले ही घटी उस घटना का मौन प्रतीक थी, जिसे शांति जी को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। शांति जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में कितना दर्द छुपा था, उसे कोई नहीं समझ सकता था। कितना ख्याल रखते थे आप मेरी हर ज़रूरत का, फिर क्यों अचानक मुझे अकेला छोड़कर चले गए? शांति जी ने मन ही मन कहा। शांति जी सरकारी स्कूल से रिटायर्ड 65 वर्षीय महिला थी। नौकरी के दौरान वह सोचा करती थी कि रिटायरमेंट के बाद अपने पति और दोनों बेटों के साथ सुखपूर्वक ज़िंदगी बिताएगी। रिटायर होगी तो सिर्फ नौकरी से, ज़िंदगी से नहीं, जीवन जीने का जज्बा वही कायम रहेगा। पर कौन जानता था कि ज़िंदगी आगे क्या रंग दिखाने वाली है। उम्र के इस पड़ाव पर जाकर शांति जी नितांत अकेली रह गई थी। अपने जिन बेटों से कभी सहारे की उम्मीद की थी, वह तो कब से अपने माँ बाप को भुलाकर बहुत दूर जा चुके थे। उन्होंने अपने अलग ही दुनिया बसा ली थी। शांति जी के जीवन में अजीब सा खालीपन था। चाय का कप लेकर शांति जी बालकनी में बैठी रही। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी और पुरानी यादों ने उन्हें घेर लिया। बड़े से घर में कभी एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब हर कोना उनके भरे पूरे परिवार के खुशियों और हंसी ठहाकों का गवाह हुआ करता था। किशोर जी जब भी बाहर से लौटते तो दूर से ही शांति जी को आवाज़ लगाते, अरे अजय की माँ, कहाँ हो तुम? एक गिलास पानी तो ला कर दो। और शांति जी रसोई से पानी का गिलास लाते हुए मुस्कुरा कर कहती, यह लीजिए पंकज के पिताजी। और इस बात पर दोनों खिलखिला कर हंसते थे। शांति जी अपने छोटे बेटे अजय से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह अजय की माँ कहलाती थी। और किशोर जी अपने बड़े बेटे पंकज से बड़ा लगाव रखते थे, इसीलिए शांति जी उन्हें पंकज के पिताजी कहकर बुलाती थी। हालांकि सच्चाई तो यह थी कि माँ बाप की तो अपने दोनों बेटों में जान बसा करती थी। बस उन्हें तो एक दूसरे को इस तरह से संबोधित करने और छेड़ने में मज़ा आता था। धीरे धीरे यही उनकी आदत बन गई थी। उनके दोनों बेटे अजय और पंकज में सिर्फ 4 साल का अंतर था। अपने बेटों को उन्होंने अच्छे से अच्छी शिक्षा दी, अच्छे से पालन पोषण किया। अब केवल एक ही कर्तव्य निभाना बाकी था, उनके लिए अच्छे करियर का चयन करना और उनके घर बसाना। किशोर जी चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा उनका कारोबार संभाले, लेकिन पंकज को उस काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह विदेश में नौकरी करना चाहता था, एक ऐसी नौकरी जो उसके अच्छे भविष्य और सफल जीवन की गारंटी बने। वह जिंदगी में तरक्की हासिल करना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था। एक दिन उसने अपने पिता को अपनी यह इच्छा बता दी। यह सुनकर किशोर जी परेशान हो गए। लेकिन बेटा, फिर हमारी दुकान को कौन संभालेगा? मैं तो सोचा था कि बेटे बड़े हो जाएंगे तो उनके बल पर हमारी दुकान और भी ज़्यादा उन्नति करेगी। और बेटा, नौकरी तो हमारी ही होती है। नौकरी करके तुम सिर्फ कुछ हजार ही कमा पाओगे, जबकि अपनी दुकान से तो तुम लाखों कमा सकते हो। लेकिन पिताजी, यही सब कुछ करना था तो हमें इतना पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत थी? और जहाँ तक दुकान संभालने की बात है, वह काम तो कोई अनपढ़ भी कर सकता है। मैंने तो सोच लिया है, विदेश जाकर वहीं अच्छी सी नौकरी हासिल करके वहीं बस जाऊंगा। यह सुनकर किशोर जी बोले, बेटा, पढ़ाई लिखाई इसीलिए करवाई जाती है ताकि इंसान किसी भी काम को
सलीके और समझदारी से कर सके। अपना व्यापार संभालना अनपढ़ लोगों का काम नहीं होता बेटा। और पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी करने के लिए ही नहीं की जाती, काम करने के लिए हमारे पास वर्कर्स हैं। मैं तो तुम्हें बस सारा हिसाब किताब संभालने के लिए कह रहा हूँ। और बेटा, अगर यह व्यापार पसंद नहीं है तो बेशक कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर लो, और यदि बिजनेस नहीं करना है तो नौकरी करने से भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम अपने देश में तो रहो। अपने माता पिता की आंखों के सामने कहते हुए किशोर जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंकज नहीं माना। तभी उसके छोटे भाई अजय ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा करने में अपना जीवन लगा दिया, उन्हीं को छोड़कर तुम जाने की बात कर रहे हो। लेकिन पंकज ने उल्टा उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें तो माँ पिताजी की उंगली थाम कर चलने की आदत है। तुम जैसे लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम वहीं के वहीं कुएं के मेढक बने रहना चाहते हो। लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ जो माँ बाप के दामन से चिपका रहूं। पंकज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, तो माँ बाप ने भी खामोश रहना ही उचित समझा। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार पंकज ने वीज़ा हासिल कर ही लिया और एक दिन अमेरिका चला गया। विदेश की चकाचौंध में ना उस बूढ़े होते हुए अपने माँ बाप नज़र आ रहे थे और ना ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। बेटे के चले जाने से शांति जी को बहुत दुख हुआ, तो किशोर जी समझाते हुए बोले, कोई बात नहीं शांति, आजकल की नई पीढ़ी शायद अपने हिसाब से जीना चाहती है। शांति जी ने कहा, लेकिन माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए अपने सारे फर्ज अदा करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने बच्चों के भविष्य की सोच में गुजार देते हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर उनके जवान होने तक वह उसकी हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं। फिर क्यों बच्चे अपने भविष्य और मनचाही ज़िंदगी के अलावा और कुछ नहीं सोच पाते? कहते हुए शांति जी की आवाज़ भर आ गई। किशोर जी बोले, चिंता मत करो शांति, पंकज को जैसा जीना है उसे जीने दो। हमारे पास हमारा छोटा बेटा अजय है ना। अजय बचपन से ही कुछ शर्मीले स्वभाव का लड़का था, अपने बड़े भाई पंकज से बिल्कुल विपरीत। अब तक अपने माँ बाप की उंगली थाम कर चलने की आदत थी। बड़े बेटे पंकज के विदेश चले जाने के बाद किशोर जी को अब अजय से ही उम्मीदें थी। अपने बड़े भाई के विदेश चले जाने के बाद अजय ने अपने माँ बाप का हाथ थाम कर कहा, माँ पिताजी, अगर मुझे कोई पूरी दुनिया की दौलत भी दे तो मैं आप दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन समय का खेल ऐसा होता है कि जिस अजय को अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, वह भी अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब उसकी ज़िंदगी में बीना ने दस्तक दिया था, उसकी खूबसूरती ने उसकी सोच को इस कदर से जकड़ लिया कि वह अपने माता पिता को ही भूल गए बैठा। बीना भी एक ऐसी ही लड़के की तलाश में थी जिसकी अपनी कोई सोच ना हो, जिससे वह अपनी उंगलियां पर नचा सके और अपनी मर्जी के अनुसार ढाल सके। उसके लिए अजय एक परफेक्ट पति था। बीना का मानना था कि अगर पति हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने वाला हो तो पत्नी ज़्यादा खुश रहती है। बीना एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वह 2 भाइयों की इकलौती बहन और अपने पिता की इकलौती बेटी थी। जब वह छोटी थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके पिता का करोड़ों का कारोबार था। दूसरी तरफ अजय के पिता का कारोबार उसके सामने कुछ भी नहीं था। कॉलेज के ज़्यादातर लड़के बीना पर फिदा थे। ऐसे में अजय को लगता था कि बीना ने उसे पसंद करके उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। एक दिन रोज़ाना की तरह कॉलेज की कैंटीन में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त बीना ने कहा, अजय, तुम अपने माता पिता को हमारे घर कब भेज रहे हो? मेरे पापा तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं। अजय ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा,
अब तुम्हारे डैडी उन लोगों से मिलना क्यों चाहते हैं? क्या मुझसे मिलकर उन्हें खुशी नहीं हुई? बीना ने झुंझलाते हुए कहा। अरे अजय, तुम ही बिल्कुल बुद्धू हो। अगर उन्हें तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई होती तो तुम्हारे माँ बाप से मिलने के लिए क्यों कहते? वह हमारी शादी की बात करना चाहते हैं, और शादी के मामले में तो घर के बड़े ही बात करते हैं ना। तुम एक काम करो, इस रविवार को अपने मम्मी पापा को हमारे घर भेज दो, क्योंकि उसके बाद मेरे पापा आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि उससे पहले ही हमारी शादी की तारीख फाइनल हो जाए, नहीं तो न जाने कितने महीनों के लिए बात टल जाएगी। अजय ने थोड़ा झिझक के साथ कहा, लेकिन बीना, मैं अब तक अपने माता पिता से हमारे बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। अरे तो बता दो ना उन्हें मेरे बारे में। क्या मैं किसी से कम हूँ जो तुम मेरे बारे में बताने से भी डरते हो? नहीं बीना, ऐसे मैंने कब कहा। बस मुझे बात करने में थोड़ी हिचक होती है। सोचता हूँ कि अपनी ही शादी की बात मैं खुद कैसे करूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बच्चा समझते हैं, या तुम खुद ही अपने आप को छोटा बच्चा मानकर बैठे हो? तुम कहो तो मैं खुद उनसे मिलकर बात कर लेती हूँ। अरे नहीं बीना, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे पापा बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे। अरे इतनी सी बात पर रिश्ते से इनकार क्यों कर देंगे? क्या तुम्हारे परिवार में लड़कियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता? क्या उनकी अपनी कोई राय या मर्जी नहीं होती? बीना की बात सुनकर अजय घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाए। ऐसा नहीं है बीना, लेकिन हमारे परिवार में ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता जो होने वाले ससुराल में जाकर खुद ही अपने रिश्ते की बात करने लगे। शादी ब्याह की बात जड़ से लेकर तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हारे परिवार वाले पुराने ख्याल के हैं? नहीं बीना, इतने भी पुराने ख्यालों के नहीं हैं कि हम अपने बेटे की पसंद का ख्याल ना रखें। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बीना ने सख्त लहजे में कहा। देखो अजय, शादी से पहले ही सब बात हो जाए तो अच्छा है। मैं ऐसे घूरते हुए माहौल में नहीं रह सकती। यह सुनकर अजय हैरान रह गया। वह किसी भी कीमत पर बीना को खोना नहीं चाहता था। घूरते हुए माहौल से तुम्हारा क्या मतलब है? बीना के इस सवाल ने अजय को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया था। तुम्हें पता है ना अजय, मेरे पापा ने मुझ पर कभी भी कोई बंदिशें नहीं लगाई। मेरे भाई भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा क्लब जाते हैं, दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हैं। इतने खुले माहौल से निकलकर मैं तुम्हारे तंग और अनुशासन भरे माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? और तुम भी तो मुझे जानते हो, मेरा वहाँ गुजारा हरगिज नहीं हो पाएगा। यह तुम क्या कह रही हो बीना? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और तुम शादी से इनकार कर रही हो। अरे नहीं अजय, मैं तुमसे शादी करने से इनकार नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे माता पिता के साथ रहने से इनकार कर रही हूँ। मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम हमारे साथ रहो। अजय, जब तुम्हारा बड़ा भाई उन्हें छोड़कर जा सकता है तो तुम क्यों नहीं? वैसे भी पापा ने फैसला कर लिया है कि कंपनी की अमेरिका वाली शाखा वह मेरे हवाले कर देंगे, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बीना, अपने माता पिता के प्रति मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। मैं विदेश चला जाऊंगा तो वह बेचारे अकेले रह जाएंगे। अकेले क्यों रह जाएंगे? क्या उनके यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है? सबसे मिलते जुलते रहेंगे। वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को उन्हें अपने पल्लू से बांध कर नहीं रखना चाहिए। उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जीने देना चाहिए। बीना ने अपनी बातों से अजय को विश्वास में ले लिया। अब अजय को भी लगने लगा कि बीना जो कह रही है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रात को जब अजय घर पहुंचा तो उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को बीना के बारे में सब कुछ बता दिया। शांति जी और किशोर जी को अजय के मुंह से यह सब सुनकर बहुत हैरानी हुई। अपने छोटे बेटे से तो उन्हें कम से कम यह उम्मीद नहीं थी। पिता ने थके हुए स्वर में कहा, तुम क्या चाहते हो अजय बेटा? क्या तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो? अजय ने सिर झुकाए हुए धीमे स्वर में कहा, हाँ पिताजी, मैं बीना के साथ अमेरिका जाकर
उसके पापा का बिजनेस संभालना चाहता हूँ। फिर एक गहरी सांस लेते हुए किशोर जी ने कहा, तुम जा सकते हो अजय। यह आप क्या कह रहे हैं जी? शांति जी ने भरी आंखों से देखते हुए कहा। किशोर जी भरे गले से बोले, चिड़िया के बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो घोंसले में रहना पसंद नहीं करते। वह तो केवल अपनी आज़ादी की उड़ान भरना चाहते हैं। घोंसले में वह तब तक रहते हैं जब तक खुद उड़ने के लायक नहीं हो जाते। हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यह सुनकर अजय की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फ़ोन करके बीना को सारी बातें बता दी और कुछ ही दिनों के भीतर उसने बीना से शादी कर ली। अजय की दुल्हन बनकर बीना अपने ससुराल तो आई, लेकिन केवल रस्में निभाने के लिए। उसके बाद वह अपने मायके वापस चली गई, पर अकेली नहीं, अजय को भी साथ लेकर। कुछ दिन ही बीते, अब किशोर जी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। अकेले दुकान का काम संभालना उनके बस की बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान बेच दी। कुछ दिनों बाद अजय भी अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गया। शांति जी और किशोर जी की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने बेटों के वियोग को सहन कर लिया था, या फिर यह कहें कि सहने का दिखावा कर रहे थे। जिस घर में कभी हंसी खुशी और चहल पहल थी, अब वहाँ वीरानी छा गई थी। घर के बड़े बड़े कमरे, लंबे चौड़े बरामदे और खूबसूरत खिड़कियाँ अब जैसे खाने को दौड़ती थी। घर की रौनक तो वहाँ रहने वाले लोगों से ही होती है, वरना मकान भी खंडहर जैसा लगता है। बीते समय के साथ पति पत्नी एक दूसरे से दिल की बातें करने लगे। कभी कभी वह अतीत की गलियों में भटकने लगते हैं और फिर बच्चों की याद में आंसुओं से अपना चेहरा भिगो बैठते। एक दिन जब आंगन में बैठकर किशोर जी धूप सेक रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे, तो शांति जी रसोई में सब्जी बना रही थी। रसोई की खिड़की से उन्होंने आवाज़ दी, क्या बात है जी, आज कोई खबर नहीं है क्या सुनाने को? किशोर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर और बीत गया, लेकिन उन्होंने कोई खबर नहीं सुनाई। शांति जी को उनका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। रसोई से बाहर आकर उन्होंने देखा कि अखबार नीचे गिरा हुआ था और किशोर जी कुर्सी पर गर्दन आसमान की ओर देख रहे थे। शांति जी ने उन्हें जैसे हिलाया, उनकी गर्दन एक ओर लुढ़क गया। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कुछ समय में सभी पड़ोसी और रिश्तेदारी इकट्ठे हो गए। किशोर जी के बेटों को फ़ोन लगाया गया और उसे उनके पिता के निधन की सूचना दी गई। बेटों ने फ़ोन पर ही अपने पिता के जाने का शोक प्रकट किया, परंतु यह भी कह दिया कि अभी उनके आने का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, इसलिए उनके पिता का अंतिम संस्कार उनके बिना ही करवा दिया जाए। पति के जाने के बाद शांति जी जैसे टूटकर बिखर गई थी। आसपास बैठे रिश्तेदारों की बातें उनके दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। एक महिला ने कहा, माँ बाप दिन रात एक करके अपने बच्चों को पालते हैं, हर कष्ट दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को ही भूल बैठते हैं। वहीं बैठी दूसरी महिला बोली, आजकल बच्चों के लिए सब कुछ पैसा ही है, रिश्तों का स्थान भी पैसा नहीं ले लिया है। यह बातें सुनते ही शांति जी चुपचाप सुनने में निहारती रहीं। थोड़े ही दिनों में सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। शांति जी बिल्कुल अकेली रह गई। पति के जाने के बाद वह सदमे से उभर नहीं पाई थी। इस बात को 25 दिन बीत चुके थे। शांति जी अपने पति की आराम कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगी। पति को याद कर उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक वह वहीं बैठी रही। दोपहर के 2 बज रहे थे। उन्होंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शांति जी ने अपने आंसू पोंछे और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनकी बचपन की सहेली देवंती सामने खड़ी थी। देवंती को देखकर शांति जी के भीतर दबा हुआ दुख फूट पड़ा। उन्होंने देवंती को गले लगाकर फूट फूट कर रोते हुए कहा, देख देवंती, मुझे छोड़कर सब चले गए। अपनी सहेली की यह हालत देखकर देवंती जी की आंखें भी भर आई। उसने कहा, शांति, मुझे आज ही इस बारे में पता चला।
पता चलते ही मैं तुरंत तुझसे मिलने चली आई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शांति जी चाय बनाने के लिए उठी, लेकिन अचानक कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिरने लगी। देवंती ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। शांति, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, देवंती जी ने कहा। तो शांति जी बोली, नहीं देवंती, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस भूखी हूँ, शायद इसी कारण, कमजोरी के कारण चक्कर आ रहा है। क्या तुम अभी तक भूखी हो? यह सुनते ही देवंती जी रसोई में गई और जल्दी से शांति जी के लिए खाना बनाकर ले आई। खाना खिलाने के बाद देवंती जी बोली, देखो शांति, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तो तुम्हारे पति को भी चैन नहीं मिलेगा। शांति जी ने उदास स्वर में कहा, कैसे हिम्मत रखूं देवंती, दोनों बेटे तो पहले ही विदेश चले गए और अब पति भी छोड़कर चले गए। उम्र के इस पड़ाव में जाकर इतने बड़े और सुनसान घर में एक एक पल सदियों जैसा लग रहा है। इस तरह जीना भी कोई जीना है भला, अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कहते कहते शांति जी फिर से सुबह पड़ी। देवंती जी ने शांति जी का हाथ थामते हुए कहा, शांति, मुश्किलें भी आसान हो जाती है अगर हम हिम्मत करें। अतीत और भविष्य की चिंता इंसान को खा जाती है, इसीलिए केवल वर्तमान का सही उपयोग करो और सारी चिंता भगवान पर छोड़ दो। फिर देवंती जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और मुझे ही देख लो, मेरे पति 20 साल पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। नौकरी करते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी इकलौते बेटे का पाला पोसा और बड़ा किया। धूमधाम से उसकी शादी की। सोचा था कि अब थोड़ी राहत मिलेगी, घर आंगन की रौनक वापस आएगी, लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। जब बहू ने कहा कि उसका मेरा साथ गुजारा नहीं हो सकता, बेटे ने भी बहू के कहने पर अलग रहने का फैसला कर लिया। अपना अलग घर बनाकर बेटा बहू मुझे अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही खुद को टूटने दिया। अब घर में रहते हुए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इससे न केवल कुछ पैसे मिलते हैं, बल्कि समय भी अच्छे से कट जाता है और दिल भी लगा रहता है। देवंती जी की बातें सुनकर शांति जी को बड़ी हैरानी हुई। उनके साहस की तारीफ किए बिना वह नहीं रह सकी। देवंती जी का हौसला देखकर शांति जी को महसूस हुआ कि इंसान की उम्र नहीं, बल्कि उसका हौसला मायने रखता है। अच्छा शांति, अब मैं चलती हूँ, फिर तुझसे मिलने आऊँगी, कहकर देवंती जी अपने घर चली गई। देवंती जी की बातें शांति जी के दिल में गूंजती रही। काफ़ी देर तक वह इन्हीं बातों में खोई रही। अगले दिन जब सूरज उगा तो शांति जी भी जाग गई। उन्होंने देखा कि सूरज की लालिमा खिड़कियों से आ रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज भी उनके साथ जीवन जीने का वादा करने आया हो। अतीत की बातें भूलकर शांति जी ने आज से अपने जीवन को नए सिरे से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अजय अपने ससुराल वालों के साथ उनके कारोबार को संभाल रहा था। हालांकि बीना के भाइयों को अपने जीजा की उपस्थिति कुछ खास पसंद नहीं थी। उनके आने के बाद से बीना के भाइयों की अहमियत कम हो गई थी और ऊपर से कारोबार में एक और हिस्सेदार बन गया था। परंतु अपने पिता के डर के कारण वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं रख पाते थे। मन ही मन में इस बात से कुंठित रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अजय को भी अपने साले के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा, परंतु सब कुछ जानते हुए भी वह अनजान बनने का दिखावा करता रहा। वहीं विदेश में पहुंचकर बीना के तो जैसे पंख लग गए थे। वह अपना सारा समय ब्यूटी पार्लर, पार्टियों और शॉपिंग करने में बिताने लगी थी। पैसे उड़ाने में उसे कोई झिझक नहीं होती थी। एक दिन बीना के पिता शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। बीना के भाइयों को अजय पहले से ही खटक रहा था। उन्हें अपनी बहन
और बहनोई का साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पिता के मरते ही उन्होंने बीना का हिस्सा अलग कर दिया और उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। उन्होंने यह भी कह दिया कि अब यह घर उन्हें छोड़ना पड़ेगा और अपना अलग घर बनाना होगा। बीना अपने भाइयों के आगे कुछ नहीं कह सकी। बचपन से उसने कभी मेहनत नहीं की थी। उसके माता पिता ने भी अपने जीते जी उसे जमाने की कठिनाइयों से बचा कर रखा था। मेहनत करना उसे आता ही नहीं था। वह तो बस यही चाहती थी कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह जो भी चाहे उसे पा सके। पिता की मृत्यु के बाद उसकी दोनों भाइयों का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। अब यह दोनों ताने मारने और नीचा दिखाने से भी नहीं हिचकिचाती थी। बीना भी अब उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। वह जल्दी से जल्दी अपना नया घर बनाकर वहाँ से निकलना चाहती थी, परंतु यह सब कैसे होता। चिंता में डूबी बीना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। तभी अजय ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि वापस इंडिया चलते हैं। यह सुनकर बीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई। अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अजय ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या याद आ गया तुम्हें? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई खजाने की चाबी लग गई हो। बीना मुस्कुराते हुए बोली, अरे अजय, ऐसा ही कुछ समझो। तुम्हारे पिताजी की जो जायदाद है उसमें से जो तुम्हारा हिस्सा है वह किस दिन काम आएगा। मैं इंडिया में रहना तो नहीं चाहती, क्यों ना हम उनसे अपना हिस्सा लेकर यहाँ नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें। यह सुनकर अजय ने कहा, नहीं बीना, प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन मैं माँ से जाकर यह कहने की हिम्मत नहीं रख सकता कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। बीना झुंझलाते हुए बोली, अजय, सोचो कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अजय ने कहा, एक रास्ता है, क्यों न हम दोनों यहीं रहकर नौकरी करना शुरू कर दें। और जहाँ तक घर की बात है, इंसान किराए पर भी रह सकता है। बीना ने तमक से कर जवाब दिया, देखो अजय, नौकरी करना तो मेरे बस की बात नहीं है, और सिर्फ तुम्हारी नौकरी करने से ही हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर तुम डॉक्टर या इंजीनियर होते तो बात और थी। वैसे भी मेरे भाई भाभीियों ने जिस तरह से हमें घर से निकालने को कहा, अब मुझे भी उन्हें दिखाना है कि हम उनके सहारे के बिना भी आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। अजय ने कहा, लेकिन बीना, पिताजी के जाने के बाद हमने माँ को फ़ोन करके उनका हाल चाल तक नहीं पूछा, और अब अचानक जाकर उनसे यह कह दें कि हमारा हिस्सा चाहिए, यह ठीक नहीं लगेगा। बीना ने कहा, इसमें गलत क्या है? अजय, तुम जल्दी से अपने बड़े भाई को फ़ोन करो, हिस्सा तो उन्हें भी चाहिए होगा। आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अजय ने बेमन से अपने बड़े भाई पंकज को फ़ोन मिलाया। पंकज से बात करने के बाद जो कुछ अजय ने सुना, उसे उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी मेहनत करने के बाद भी पंकज की नौकरी छूट चुकी थी। कई कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मजबूर होकर उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें भी अब तक उन्हें घाटा ही हो रहा था। पंकज तो पहले ही बाहर जाकर माँ से मदद मांगने का प्लान बना चुका था। दोनों भाइयों ने मिलकर यह फैसला किया कि वह साथ में अपने घर जाएंगे और अपना हिस्सा मांगेंगे। 7 साल बाद पंकज और 6 साल बाद अजय अपने घर वापस आ रहे थे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने एक टैक्सी ली और अपने घर की ओर निकल पड़े। ऐसी में बैठे हुए वह अपने शहर की उन्हीं सड़कों और गलियों से गुजर रहे थे जहाँ कभी वह बेफिक्र से घूमा करते थे, जैसे कल की ही बात हो। उन दोनों में सुकून और खुशी थी, ना कोई चिंता थी, ना परेशानी।
क्योंकि सारी परेशानियां तो उनके पिताजी ने अपने ऊपर ले रखी थी। जब तक पिता उनके साथ थे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन तरक्की, खुशहाली और दौलत के लालच में भी अपने जन्मभूमि और परिवार से दूर चले गए थे। आज उन दोनों की आंखें आंसुओं से डबडबा चुकी थी। जैसे ही उनकी टैक्सी घर के दरवाजे के बाहर रुकी और वह टैक्सी से बाहर निकले तो घर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ उत्सव का माहौल नजर आ रहा था। हैरानी से पंकज और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनकी नज़र सामने लगे बोर्ड पर गई, जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था श्री किशोर शांति मेमोरियल स्कूल। दरअसल शांति जी ने अपने स्कूल की मरम्मत और पूरा निर्माण कर उसे एक स्कूल में बदल दिया था। आज के ज़माने में जहाँ विद्यालय शिक्षा के मंदिर ना होकर मात्र एक व्यापार बन गया है, वही शांति जी ने अपनी सहेली देवंती जी के साथ मिलकर एक ऐसे विद्यालय का निर्माण किया था जहाँ बहुत कम फीस ली जाती थी और गरीब लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी। साथ ही एक समय का खाना भी दिया जाता था। समय के साथ जब अन्य लोगों और समाज के संस्थाओं को यह पता चला कि वह गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं, तो उनकी मदद के लिए भी लोग आगे आए। धीरे धीरे यह कार्य बढ़ता गया। स्कूल के लिए एक बस भी खरीदी गई थी और स्कूल शुरू होने के 2 साल बाद उन्होंने बगल वाली बिल्डिंग खरीदकर उसे भी स्कूल में शामिल कर लिया। आज उसी स्कूल का वार्षिक उत्सव था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर शहर के मेयर उपस्थित हैं। आज उनके स्कूल के गिनती शहर के नामी स्कूलों में होती थी और अब उन्हें प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में बदलने की इजाज़त भी मिल गई थी। इसीलिए शांति जी बहुत खुश थी। स्कूल का फंक्शन बहुत कामयाब रहा। वार्षिक उत्सव के बाद शांति जी फुर्सत से बैठी ही थी कि अचानक अपने सामने दोनों बेटों को देखकर उनकी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा था कहीं यह आंखों का धोखा तो नहीं। कभी दोनों बेटों ने उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए। अब उन्हें यकीन हुआ कि सच में यह उनके बेटे उनके सामने खड़े हैं। आंखों में छलकते आंसुओं के कारण दोनों बेटों के चेहरे धुंधले नजर आने लगे। खुद को संभालते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बोली, लगता है बेटा रास्ता भूल गया तुम दोनों, वरना आज तक तो अपनी माँ की याद भी नहीं आई थी तुम्हें। इतनी भी क्या व्यस्त हो गए थे कि पिता की मृत्यु के समय भी तुम्हें आने की फुर्सत नहीं मिली। नजरें झुकाए दोनों बेटे अपने माँ की बातें सुनते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर शांति जी बोली, खैर यह बता कैसे हो तुम लोग। पंकज ने जवाब दिया, हम अच्छे हैं माँ, आप कैसी हो। शांति जी बोली, हाँ बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक समय था जब टूट कर बिखर गई थी, लेकिन खुद को संभालना सीख लिया है मैंने। तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करवाती हूँ। यह कहकर शांति जी वहाँ से उठी और घर में जाकर नौकर को आवाज़ लगाने लगी। उधर पंकज और अजय अब तक हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि उनका पुराना घर अब खंडहर का रूप ले चुका होगा। उन्हें लगा था कि वह इसे बेचकर अपने रकम लेकर वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ तो 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, जहाँ एक प्राइमरी स्कूल बनी शान से चल रहा था। यह सब देखकर पंकज ने कहा, अजय हमारे मंसूबे पर तो पानी फिर गया। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती है। अब हम किस मुंह से उनसे हिस्सा मांगेंगे। अजय बोला, लेकिन मांगना तो पड़ेगा भाई। बीना यहाँ से एक अच्छी खासी रकम की आस लगाए बैठी है। अगर पैसा लेकर नहीं गया तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। पंकज ने कहा, पैसों की ज़रूरत तो मुझे भी है,
देखा जाए तो बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अपनी माँ के सामने तो बच्चे ही रहते हैं। मकान में ना सही, कम से कम दुकान का हिस्सा तो हमें मिल ही जाएगा। थोड़ी देर में शांति जी ने खाना लगवा दिया। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते हुए अजय गहरी उलझन में था। शांति जी यह सब नोटिस कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। खाना खत्म होने के बाद पंकज ने कहा, माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। शांति जी बोली, मैं जानती हूँ बेटा, मुझसे तुम्हें क्या कहना है, लेकिन बेटा, जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ आए हो वह तुम्हें नहीं मिल पाएगी। दोनों बेटों ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा। शांति जी बोली, मैं तुम्हारा माँ हूँ बेटा, बचपन से तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। क्या मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ अपना हिस्सा मांगने आए हो? यह सुनकर पंकज के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। लेकिन बेटा, अब ना तो इस मकान में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही तुम्हारे पिता की दुकान में। दुकान तो मैं उसी समय बेच दी थी जब तुम्हारे पिता बीमार रहने लगे थे, क्योंकि उनके इलाज के लिए हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी और जितना पैसा बचा था उससे मैं इस घर की मरम्मत करवाई। अब यह इमारत मैं स्कूल के नाम कर दी हूँ, ताकि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी स्कूल इसी तरह कायम रहे। पंकज ने तिल मिलाते हुए पूछा, लेकिन माँ, आपको क्या ज़रूरत है यह सब करने की? शांति जी ने कहा, बेटा, मेरे जीवन में रुपया पैसा ना तो कल मायने रखता था और ना ही आज। मेरा तो बस यही ख्वाहिश थी कि हमारा घर हमारे बच्चों के अस्तित्व पर रोशन हो। जिनके लिए यह बड़ा घर बनवाया था वह तो विदेश जाकर बस गए। ऊपर से तुम्हारे पिता के जाने के बाद अकेलापन की मार मेरे लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। खाली घर काटने को दौड़ता था, तो सोचा क्यों न लोगों की मदद करके कुछ पुण्य कमा लिया जाए। समाज सेवा भी हो जाएगी और ज़िंदगी के मायने भी मिल जाएंगे। इतना कहकर शांति जी वहाँ से चली गई। अगले दिन पंकज और अजय बिना कुछ लिए अमेरिका वापस खाली हाथ लौट गए। उस दिन पंकज और अजय को समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी माँ को सिर्फ एक जरिया समझा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि माँ तो हमेशा अपने बच्चों को भले के लिए जीती है। वह यह भी नहीं जान पाए कि असली संपत्ति रुपए पैसे में नहीं, बल्कि माता पिता के आशीर्वाद और उनके साथ में होती है। उस दिन दोनों भाइयों की एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि दौलत से बढ़कर माता पिता का साथ और उनका आशीर्वाद होता है। अगर वह पहले यह बात समझ जाते तो आज उनके साथ यह सब नहीं होता। अब जैसे ही दोनों भाई खाली हाथ अपने अपनी पत्नियों के पास पहुँचे तो दोनों ने उनके साथ खूब लड़ाई झगड़ा किया और बीना ने तो अजय को मारपीट और घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल भेज दिया। वहीं पंकज की पत्नी ने उसे निकम्मा कहकर तलाक देकर अपने मायके चली गई और एक करोड़पति बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली। पंकज और अजय अब अपनी किस्मत पर आंसू बहाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि माता पिता का हमेशा सम्मान करें कि उनकी दुआएं ही आपकी असली दौलत है, और अगर दिल से उनकी आह निकल गई तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। धन्यवाद।